फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद रवि पर। जिस तरीके से कल हम कोशिका का पार्ट फर्स्ट देखे थे, YouTube पे क्लास अपलोड हो चुकी है। अगर आप नए हैं चैनल पे तो सबसे पहले जाइए कोशिका का पार्ट फर्स्ट देखिए, उसके बाद कोशिका का पार्ट सेकंड देखिए। तो आज हम पार्ट सेकंड में ये देखेंगे कि कोशिका का जो अन्य पार्ट होते हैं, जैसे कल हम कोशिका झिल्ली के बारे में अध्ययन किए थे, तो कोशिका झिल्ली के बाद आज हम ये देखेंगे कि किस तरीके से कोशिका झिल्ली कैसे बनी होती है, किस तरीके से बनी होती है। तो कोशिका झिल्ली जो होती है, जिस तरीके से आप सब्जी लाने जाते हो, सब्जी लाने के लिए आप किसी न किसी माध्यम का उपयोग करते हो कि नहीं। आप ऐसे तो गए नहीं कि ऐसे हाथ में लेकर सब्जी चले आए। मान लो 1 किलो आलू लेना, आपको 1 किलोग्राम आलू लेना, तो क्या कहोगे? आलू दे दे भैया 1 किलो, ऐसे लेकर चले आओगे नहीं ना। आपको झिल्ली देगा कि नहीं देगा? तो झिल्ली में हम सामूहिक रूप से सारी सब्जियां लेकर आते हैं, हाँ या ना। उसी तरीके से हमारी कोशिका जो होती है, हमारी कोशिका का जो समस्त भाग होता है वो किसमें रखा हुआ होता है? कोशिका झिल्ली में। किसमें रखा होता है? तो कोशिका झिल्ली में हम ये देखेंगे कि कोशिका झिल्ली में कल बता चुके थे इसकी खोज किसने की थी, या फिर इसका अन्य जो भाग होते हैं इसके बता दिए थे। आज हम ये बताएंगे जो कोशिका होती है वो प्रोटीन और फास्फोलिपिड की बनी होती है। फास्फोलिपिड की बनी होती है, इतना हम जानेंगे। तो जो लोग कल आए थे या नहीं आए थे लिख लीजिए कि जो कोशिका झिल्ली होती है किसकी बनी होती है? प्रोटीन और फास्फोलिपिड की बनी होती है। ठीक है, इतना नोट डाउन करिए। उसके बाद हम हेडिंग डालेंगे कोशिका भित्ति। इसके बाद हम हेडिंग बनाएंगे कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली, फिर उसके बाद कोशिका भित्ति। अब हम कोशिका भित्ति के बारे में जाने के पहले सब लोग मेरी तरफ देखो, ध्यान से समझो कोशिका भित्ति होती क्या है। जिस तरीके से हमारी शरीर एक झिल्ली में रहती है, मतलब हमारी शरीर जो कोशिका होती है एक झिल्ली में रहती है, झिल्ली क्या बोलते हैं? कोशिका झिल्ली। उसी तरीके से हमारे शरीर की जो जैसे अब कोशिका भित्ति होती है, क्या होती है? कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति को कोशिका की दीवार कहते हैं। कोशिका भित्ति को कोशिका की दीवार कहते हैं। और सुनिए, जैसे आप पेड़ जानते हो, पेड़ होते हैं, तो हमारे शरीर में तो कम हमारी कोशिकाएं, मतलब हमारी कोशिकाएं छोटी छोटी हैं, लेकिन पेड़ की कोशिकाएं बड़ी बड़ी होंगी। यानी जो उसकी छाल होती है, छाल जानते हो ना, उसे ही बोलेंगे हम सेल वॉल, यानी कोशिका की दीवार। कोशिका भित्ति का जो ये ऐसे लिखिए, इसमें यह पादप कोशिका में पाई जाती है। लिखिए, यह पादप कोशिका में पाई जाती है, यह जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती। यह जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती। आयुष शांत रहो। जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती, नहीं पाई जाती। जैसे पेड़ होता है ना, पेड़ का एक आकार होता है, पेड़ लंबा होगा, छोटा होगा, तो क्या होगा? उसी तरीके से हमारी जो कोशिका भित्ति होती है वो पेड़ के आकार को नियंत्रित करती है। यानी हमारे पेड़ को जो आकार देता है कौन देता है? कोशिका भित्ति। तो आप पॉइंट नंबर सेकंड बना के ये लिख लो कि यह कोशिका को निश्चित आकृति प्रदान करती है। यह कोशिका को निश्चित आकृति एवं दृढ़ता यानी मजबूती प्रदान करती है। इतना नोट डाउन करिए। इसमें कोशिका भित्ति में इतना है। मेन इसमें जो पॉइंट है 9th वाले का सुनिए। जो कोशिका भित्ति का मेन काम होता है, हम ये जानते हैं कि कोशिका भित्ति किस में पाई जाती है? पादप कोशिकाओं में। महाजन भाई, जंतु कोशिका में पाई जाएगी क्या? नहीं पाई जाती। जंतु कोशिका, अच्छा बताओ, कोशिका झिल्ली पाई जाएगी पेड़ पौधों में? दोनों में पाई जाती है, लेकिन कोशिका भित्ति ये जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती। केवल किसमें पाई जाती है? पादप कोशिका। पादप कोशिका से तात्पर्य ये है कि पेड़ पौधों में। पादप कोशिका से तात्पर्य क्या है? पेड़ पौधे। इतना नोट डाउन करिए। उसके बाद आगे हम चलेंगे, नेक्स्ट लिखेंगे। चलिए समझिए, आप लोग आवाज क्यों कर रहे हो? अब हमें देखना है केंद्रक के बारे में। किसके बारे में? आप हेडिंग बनाइए, केंद्रक।
केंद्रक में हम ये देखेंगे, केंद्रक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस। जैसे इधर समझो, हमारी बॉडी में क्या पाया जाता है? मस्तिष्क पाया जाता है, नहीं पाया जाता? मस्तिष्क का काम क्या होता है आराध्या? मस्तिष्क का काम, ब्रेन का काम क्या होता है कि तुम्हारी पूरी बॉडी को, तुम्हारी पूरी शरीर को संतुलित रखना और ये बताना कि कौन से एरिया में क्या करना है, क्या नहीं करना। अगर घूमना है, रील देखना है तो कौन बताएगा? मस्तिष्क। रील देखो, रील देखो, बहुत अच्छी रील आ रही, ठीक। या फिर कुछ खाना पीना है तो कौन बताएगा? ब्रेन। उसी तरीके से हमारी कोशिकाओं को नियंत्रित कौन करता है? केंद्र। यानी हमारी कोशिका को नियंत्रित करना कौन करता है? इसे हम कोशिका का दिमाग कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? इसे हम कोशिका का दिमाग कहते हैं। कोशिका का दिमाग कहते हैं। और इसकी जो खोज हुई थी रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। इसकी खोज किसने किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने। यानी ऐसे लिख सकते हो, रॉबर्ट ब्राउन ने क्या किया था? खोज किया था। कब खोज किया था? तो इसे हम, शांत रहिए आप लोग, इतना चिल्ला क्यों रहे हो? 1831 में। कब किया था? 1831 में। और ये कोशिका का सबसे बड़ा अंग होता है। कोशिका का सबसे बड़ा अंग होता है, या कोशिका का साथ में लिखते चलिए, सबसे बड़ा अंग होता है, अंग होता है, यह कोशिका का सबसे बड़ा अंग होता है। इसे कोशिका, जैसे बैंक होती है कि नहीं, बैंक को संचालित कौन करता है? बैंक को कौन देख-रेख करता है? मैनेजर करता है कि नहीं करता? तो इसी तरीके से कोशिका को जो नियंत्रित करेगा उसे मैनेजर बोलेंगे। तो कोशिका का मैनेजर किसे कहते हैं? केंद्रक। इसे मैनेजर ऑफ द सेल कहते हैं। मैनेजर ऑफ द सेल, यानी कोशिका प्रबंधक किसे कहा जाता है? कोशिका का प्रबंधक। कोशिका का क्या कहा जाता है? प्रबंधक। लिखिए, कोशिका का प्रबंधक किसे कहा जाता है? इसके ऊपर एसिड पाया जाता है। क्या हुआ? सूरज सर देखिए उनको क्या दिक्कत है। इधर से सीट पर बैठिए, आप लोग स्टूल दे दीजिए दीदी को। केंद्रक के अंदर एसिड पाए जाते हैं। एसिड यानी अम्ल पाए जाते हैं। एसिड के अंदर अम्ल पाए जाते हैं। लिखिए इतना। देखिए, इसी के अंदर बेटा, इसी के अंदर जो होता है हमारा डीएनए और आरएनए पाया जाता है। डीएनए और आरएनए, इसका मतलब ये होता है कि मैनेजर ऑफ द सेल, संदेशा को पहुंचाना। तो इसी तरीके से जैसे डीएनए होता है, यानी जो हमारा डीएनए हमारे माता पिता से मिला हुआ है, तो हमारे माता पिता से जो डीएनए मिला है, हमारे बच्चों में जो डीएनए जाएगा उसका मतलब ट्रांसफर कौन करेगा? यानी मैनेजर, वहां पर मैनेजमेंट कौन देखेगा? केंद्र। यानी इसमें डीएनए और आरएनए भी पाए जाते हैं। तो आपसे ये पूछा जाए कोशिका में डीएनए और आरएनए कहाँ पाया जाता है? केंद्रक में। कहाँ पाया जाता है? केंद्रक। इतना नोट डाउन कर, इरेज करें। अब इसमें आप हेडिंग बना लीजिए, केंद्रक के कार्य। इसके बाद 9th वाले, कोशिका के अंदर एसिड अम्ल पाए जाते हैं। एसिड मतलब अम्ल, एसिड को अम्ल बोला जाता है। और जो अम्ल होता है आरएनए और डीएनए होता है। राइबोन्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक। अम्ल में लिखना होगा, लिख लेना आरएनए और डीएनए। और न्यूक्लिक एसिड भी पाया जाता है। क्या पाया जाता है? न्यूक्लिक एसिड। न लिख लीजिए। लिखने के बाद आप हेडिंग बनाओगे कोशिका के या फिर केंद्रक के कार्य। हेडिंग बनाओगे केंद्रक के कार्य। बना लिए? सबको लिख लीजिए, थोड़ा स्पीड में लिखिएगा, जल्दी होगा। कोशिका के कार्य, केंद्रक के कार्य। ये जो
आपकी साइंस चल रही है पर डे चलेगी, ठीक है। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 जब तक खत्म नहीं हो जाएगा पूरा बायो आपके सिलेबस के हिसाब से। रोग के बारे में पढ़ाएंगे, विटामिन के बारे में पढ़ाएंगे, परिवहन के बारे में पढ़ाएंगे, श्वसन के बारे में पढ़ाएंगे, आपका 10th भी इसी में तैयार होता रहेगा। तो जितने लोग हैं समझिए, जो दोस्त यार आपके पास यहाँ नहीं आ रहे ऑफलाइन या जो ऑनलाइन देख रहे हैं, अपने दोस्तों तक भी शेयर करिएगा वीडियो, ताकि सभी लोग देखें और देखेंगे तो उनको बेनिफिट होगा, ठीक। और देखने के बाद छोटा सा कमेंट जरूर करिएगा सब लोग, और वीडियो को लाइक करना तो भूलना नहीं है, ठीक। इतना लिखिए। अब हेडिंग बनाइए, केंद्रक के कार्य। ये आरएनए, डीएनए, न्यूक्लिक एसिड। अब हम इरेज करते हैं इसे। चलिए लिखिए, केंद्रक के कार्य में पहला पॉइंट आप बनाइए। केंद्रक के कार्य में पहला पॉइंट बनाइए। पहला पॉइंट आप लोग 9th वाले, केंद्रक को कोशिका का नियंत्रण केंद्र कहते हैं। लिखिए, जिन्हें लोग ऑनलाइन देख रहे हैं बोल रहे हैं, लिख लीजिए। केंद्रक को कोशिका का नियंत्रण केंद्र कहते हैं। नियंत्रण केंद्र कहते हैं। देखिए, या कोशिका की दूसरा पॉइंट, या कोशिका की सभी भागों को या कोशिका के सभी भागों को या कोशिका के सभी क्रियाओं को, ऐसे लिखिए, या कोशिका के सभी क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। या कोशिका के सभी क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। या कोशिका के सभी क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। या कोशिका के, अरे जिगर भाई घूमने लगा, वाह, कोई घुमा रहा है, अपने से घूम रहा है, सही है, बिगड़ गया था ना वहां, चलो यही रहने दो। लिखिए, यह कोशिका के सभी क्रियाओं को नियंत्रित करता है। तीसरा पॉइंट लिखिए बेटा जिगर, तीसरा पॉइंट। तीसरे पॉइंट में आप ये लिखिएगा कि यह कोशिका विभाजन को या फिर यह लड़की वो पीछे का देखे, यह कोशिका विभाजन का नियंत्रण करता है। 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 नेक्स्ट लिख लीजिए, चौथा पॉइंट, यह आनुवांशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक स्थानांतरित करता है। यह आनुवांशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक स्थानांतरित करता है। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक स्थानांतरित करता है। दूसरी पीढ़ी तक स्थानांतरित करता है, एक पीढ़ी से ले जाए दूसरी पीढ़ी में ले जाता है ब्लड के माध्यम, ठीक है। ब्लड के मन को उसका ढेर सारा प्रोसेस है। इतना समझ में आया। अगले पार्ट में आपको यह बताया जाएगा कि माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, लाइसोसोम डे बाय डे ऐसा चलता रहेगा, ठीक है। तो जो हमारे चैनल पर नए हैं सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो पूरा देखे तो अपने दोस्तों तक भी शेयर करिएगा, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।